हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। दशहरा अच्छे से बीता सबका। भाई एंजॉय किए होंगे खूब। दुर्गा पूजा देखे होंगे, मेला देखे होंगे। ठीक है। तो देखिए, अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। अब से हमको पढ़ाई करनी भाई। त्योहार जो है वो तो है, मनाना है। ठीक है, एंजॉय करना है खैर। लेकिन भाई साथ साथ देखना है कि उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद से लेके हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। बस उसी टाइम थोड़ा एंजॉय करिए, क्योंकि जितने लोग हैं बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, उनका मुख्य जो है मोटिव क्या होना चाहिए, उनका उद्देश्य भाई बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना, नंबर लाना। क्योंकि देखिए इस समय क्या है कि तैयारी के साथ साथ डिपेंड करता है कि नंबर कितना लाना है, कैसे लाना है। आगे की पढ़ाई इसी पर डिपेंड करते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया और साथ साथ कितना तैयारी किए आप। तैयार भी होना चाहिए, साथ साथ मार्क्स भी आना चाहिए, नंबर भी आना चाहिए आपका। ठीक है। तो देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये स्टार्ट किए हैं आपके तैयारी के लिए, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है। जिसमें कि आपको देखिए भाई अच्छे से तैयार करवा के, मतलब क्वेश्चन भी वही बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, आपको समझाए जाएंगे और उसी से संबंधित आएंगे, तो आप अच्छा नंबर भी लाएंगे, तैयारी भी अच्छे कर लेंगे और अच्छा नंबर भी आएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, पिछले क्लास में हम लोग देखें थे ऑब्जेक्टिव, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा क्लियर कर लिए थे, सब पढ़ लिए थे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर दिए थे हम लोग। अब ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब हमको क्या देखना है भाई, अब देखना है लघु उत्तरी प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरी में आपके जो आपके 2 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 3 नंबर, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। मतलब 1 से लेके जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें पूरे हो जाएंगे। फिर बाकी 4-5-6 के जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरी, वो हम आगे देखेंगे। तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हैं भाई, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, वो एक बार देखिए भाई, लाइक नहीं किए लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर नहीं किए तो शेयर तो बिल्कुल कर दिए। आपके फ्रेंड को जिनको नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं, उनको शेयर करिए, बताइए कि क्लास चलता है, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छा नंबर लेकर आएँ। शेयर करिए उनको लिंक। ठीक है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो देखिए जो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है भाई। ये आप लोग बहुत बार देखे हैं। चलिए भाई, तो देखिए आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है, अब प्रकाश किरण का माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा क्या हो जाना, अपने टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाना, इधर उधर विक्षेपित हो जाना, क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो होता है, वर्ण विक्षेपण में आप लोग पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा बैगनी और नीले रंग का होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। तो जब वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन होता है, तो बैगनी रंग का उसी माध्यम में ही रुक जाता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसमें हम लिख देंगे प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है। या प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण जो बैगनी और नीले रंग के प्रकाश है वो आसमान में इधर उधर घूम जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधित नियम लिखिए। स्नेल का, या तो हम इसी को देखिए आर करके, अथवा में क्या पूछ सकता है, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए, या तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधित नियम लिखिए। ठीक है। तो देखिए स्नेल का नियम देखिए क्या है भाई, यही है देखिए कि किसी दो माध्यम, किसी दो माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए आपतन कोण
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है, मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर यन नियतांक। ठीक है, यही क्या है भाई, स्नेल का अपवर्तन का नियम है। और यही अपवर्तन का द्वितीय नियम भी है। जब पूछेगा अपवर्तन का नियम तो द्वितीय नियम में भी यही लिखते हैं। मतलब चाहे अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वही क्या है, स्नेल का नियम है। क्लियर है, वही स्नेल का नियम है भाई। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। या तो इसी को देखिए, या करके पूछा है, यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेलियम हो तो प्रिज्म के अपवर्तनांक n का मान बताइए। तो देखिए सूत्र लिखना, देखिए अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन ए प्लस डेलियम अपान टू। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। यही देखिए क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। यन क्या है, दिया है अपवर्तनांक है, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेलियम क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, फार्मूला। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलें भाई। देखिए शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, बार बार कर रहे हैं कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। ठीक है, उनको बता दें कि क्लास चल रहा है, ज्वाइन करवाएं। और देखिए जो लाइक नहीं किए लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। देखिए आपको बिल्कुल फ्री में पूरा 2024 के बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक पूरा ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा आपको तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, फ्री में पूरा क्लास चलाया जा रहा है भाई। आपको केवल शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए भाई। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है ये बताना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है, तो बताइए भाई क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, क्या बताएंगे आप। देखिए अभी हम देखिए किए थे, यही देखिए, देखिए अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अनुपात नियतांक होता है, होता है। इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, देखिए यही जो अभी हम पढ़े, साइन आई बटे साइन आर बराबर यन जो पढ़े नियतांक, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यही क्या आता है हमारा, अपवर्तनांक आता है। जहां आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण। आई क्या है भाई, आई आपतन कोण और आर क्या है, अपवर्तन अपवर्तन कोण। क्लियर है,
तो देखिए यही जो था अपवर्तनांक वाला था, क्या कहते हैं, ये स्नेल का नियम की नियतांक आता है, इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं भाई, अपवर्तनांक कहते हैं। वही जो नियतांक मान आता है उसी नियतांक मान को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रांतिक कोण से क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोण से क्या समझते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है, या तो क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, सब एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के जाने पर, ठीक है, तो हम क्या, जब प्रकाश जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, तो हम कहेंगे सघन माध्यम सही, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। तो देखिए सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। देखिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, ठीक है, जिसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, का होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। इसे सी से व्यक्त करते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं भाई, सी से व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम चित्र के द्वारा दिखाना चाहेंगे तो ये देखिए, ये क्या है हमारा सघन माध्यम, और ये क्या होगा, विरल माध्यम, ठीक है। अब देखिए सघन और विरल माध्यम में जब देखिए प्रकाश क्या होगा, देखिए ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। तो जब देखिए प्रकाश किरण आ रही है और इसको जानी चाहिए इस माध्यम में, लेकिन जा रही है इस माध्यम में, तो ये जब 90 अंश का होगा, अपवर्तन कोण 90 अंश होगा, तो इसको हम सी बोल देते हैं, आई की जगह सी बोल देंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है, क्रांतिक कोण क्लियर है भाई। चलिए क्लियर है तो आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, गोली दर्पण के मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है। देखिए मुख्य फोकस पहले हम देख लेते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। तो देखिए मुख्य फोकस क्या है भाई, देखिए मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, सही, परावर्तन, दर्पण है ना, देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस
कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहेगा भाई, देखिए कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं तो देखिए दो प्रकार से हम कर सकते हैं। ये देखिए यदि अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है, अवतल दर्पण, यदि अवतल दर्पण है तो ये देखिए मुख्य अक्ष है। अब इसके देखिए समांतर जो किरण आएगी ऐसे, वो जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी यही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। लेकिन यदि देखिए उत्तल दर्पण है, ऐसे उत्तल दर्पण है, ठीक है, यदि उत्तल दर्पण है तो देखिए ये P है। अब देखिए प्रकाश किरण जब आएगी समांतर ऐसे तो चली जाएगी इस दिशा में, और देखने पर लगेगा कि इस बिंदु से होकर आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, फोकस। अब देखिए फोकस दूरी है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो देखिए हम इसी को लिख देंगे आगे कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है, बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। मतलब देखिए ये जो है ध्रुव है, यहाँ फोकस है, तो इसके बीच की ये जो दूरी रहेगी देखिए यहाँ से यहाँ तक, यही क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं तो हम लिख देंगे इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये देखिए फोकस भी हो गया और क्या हो गया, फोकस दूरी, फोकस तथा फोकस दूरी। नेक्स्ट देखिए, दर्पण के रेखीय आवर्धन को परिभाषित कीजिए। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन, तो देखिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। भाई देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ये नहीं रहेगा, रेखीय आवर्धन केवल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, रेखीय आवर्धन। ठीक है भाई, यहाँ पे सीधे सीधे हम ये जानेंगे कि ये क्या रहेगा, देखिए आवर्धन रहेगा, रेखीय आवर्धन यह हो गया था, तो रेखीय आवर्धन होगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। तो देखिए इसे क्या करते हैं, देखिए इसे यम से व्यक्त करते हैं, यम से। तो देखिए यम बराबर क्या होता है, आई बट्टे ओ या तो भी बटे यू। ठीक है, ये आ जाएगा रेखीय आवर्धन। क्लियर है, रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। आई क्या है, देखिए आई प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, या भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता को समझाइए। लेंस की क्षमता क्या होती है या तो किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए ये तो सिंपल है, जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है तो उसी के व्युत्क्रम को, उल्टे को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो देखिए लेंस के फोकस
दूरी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। फोकस दूरी किस में हो भैया? मीटर में हो। ठीक है, फोकस दूरी मीटर में हो। तो देखिए क्षमता, इसको हम क्या करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। P बराबर 1/F होगा जब ये किस में होगी? मीटर में। या 100/F होगा जब ये किस में होगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, और मात्रक क्या रहेगा इसका? मात्रक देखिए होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता क्या होता है भाई? देखिए लेंस की क्षमता होती है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किस में हो? मीटर में होनी चाहिए। मीटर में रहेगी तभी कहेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला लास्ट देखिए, ये क्वेश्चन है। दर्पण तथा लेंस के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताइए। देखिए यदि यह बराबर फोकस दूरी, ठीक है, u बराबर वस्तु की दूरी तथा v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यदि ये दूरी हो तो देखिए लेंस के लिए सूत्र क्या होगा? लेंस के लिए देखिए, लेंस के लिए सूत्र देखिए आ जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U आ जाएगा। माइनस में रहेगा, परंतु दर्पण के लिए क्या रहेगा? दर्पण के लिए क्या रहेगा भाई? देखिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U रहेगा। इसमें प्लस रहेगा दर्पण में, और लेंस में क्या होगा? माइनस। बस यही है। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट थे आपका जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर था, उससे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर लघु उत्तरी प्रश्न थे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए, क्या आएंगे लेकर भाई? देखिए लेकर आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अगले चैप्टर का भी देखेंगे। मतलब पूरे चैप्टर को आपको तैयारी कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है? रेगुलर क्लास अटेंड करना है और उसका रिवीजन करना है। और आपको भाई क्लास में क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब। देखिए सब्सक्राइब कर लिए तो ठीक है, बार बार आपको लाइक और शेयर करना है। लाइक और शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप लोग तैयारी करते रहिए भाई, चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको सभी क्लास के जो नोटिफिकेशन हैं पहले ही सूचना उसकी मिलती रहेगी। ठीक है।